So let's start today's new chapter gravitation. ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में आपने वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही। पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि डेली लाइफ के अंदर जो मोशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके वो फिर से नीचे ही गिरता है। इसी तरह से हम कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, किसी हिल पर चढ़ रहे हैं तो, और उस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, दोनों सिचुएशंस के अंदर हमें थकान कब ज्यादा महसूस होती है? जब हम ऊपर जाते हैं। नीचे उतरना आसान है, ऊपर जाना टफ होता है। इसी तरह से और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जब थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड कंटिन्यूएशन के अंदर कम होती जाती है और एक सर्टेन पॉइंट पर जीरो हो जाती है, और जिस जगह जीरो होती है वो उसी जगह से वापस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, तो सभी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। ऐसी ये मोशन भी हमने देखी। इसी तरीके से हमको ये भी बताया था कि अगर मैं कोई स्टोन लूं, उसको रस्सी से बांध दूं किसी स्ट्रिंग से, और उसको एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करवाऊं, तो मैंने उस स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है और वो जो स्टोन है वो इस स्ट्रिंग से बाइंड है, टाइट कर रखा है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और वो सर्कुलर पाथ में मूव करते टाइम उसकी मोशन की डायरेक्शन हर टाइम पर चेंज हो रही है। ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें पता है कि एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, कोई सी भी। तो फोर्स के कारण या तो डायरेक्शन में चेंज आता है या मोशन में चेंज आता है, यानी कि स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव बांधे रख रहा है, उसको मूव करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो प्रोवाइड किसके थ्रू किया जा रहा है? उस स्टोन, उससे बंधी हुई स्ट्रिंग, और जो मैंने होल्ड कर रखी है, यानी कि मैं अपना जो होल्ड कर रखा है उस स्ट्रिंग को, मैं वो फोर्स, नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं उस स्टोन को टुवर्ड्स मी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टोन, जिसके चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यानी कि एक फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तभी उसकी मोशन चेंज हो रही है। मोशन में चेंज आने का मतलब है, डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा। और फोर्स कौन है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इसी तरह से सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब अगर हम इस मॉडल को समझ चुके हैं कि एक स्ट्रिंग से किसी स्टोन को टाई करने पर उसको अगर मोशन दी जाए तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो प्लैनेट्स भी तो कुछ इसी तरह से मूव कर रहे हैं अराउंड द सन। बस इसमें हमें स्ट्रिंग नजर आ रही है, उसमें स्ट्रिंग नजर नहीं आ रही। तो स्ट्रिंग का यहां पे काम किया था उस नेसेसरी फोर्स को वहां तक प्रोवाइड करना, स्टोन तक। इसका मतलब प्लैनेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो प्लैनेट्स पे लग रहा होगा, और किसके थ्रू लग रहा होगा? सन के थ्रू, क्योंकि सभी के सभी किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? सन के तरफ। तो इसका मतलब नेसेसरी फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सन एंड शुड बी अट्रैक्टिव ऑब्वियसली। तो सेंट्रीपिटल अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सन। तो यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे भी पिक्चर में आया कि मोशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इवन हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो वो नीचे आएगा और उसकी स्पीड में कंटिन्यूएशन में चेंज आएगा, और हमें पता है कि उसकी स्पीड कंटिन्यूएशन में इंक्रीज होती जाएगी। अब स्पीड में इंक्रीज भी तभी आ सकता है जब एक एक्सटर्नल कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो बाकी इतने ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी चीज को ड्रॉप की जाए वो हमेशा नीचे ही आ रही है, और नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो रही है। इन दोनों चीजों से एक चीज पता चल रही है कि एक फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है, अर्थ की बात की जाए तो यहां पर भी एक फोर्स है जो मोशन में चेंज ला रहा है, और मेनली उसकी स्पीड में चेंज ला रहा है, या तो इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब भी अर्थ को हम कंसीडर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इस फोर्स को हमने एक स्पेशल नेम दे रखा है, ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, जबकि ये जितने भी हमने केसेस देखे अलोंग विद द अर्थ, द फोर्स इन्वॉल्व बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज नेम्ड एज ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? Gravitation is the name
given to the force of attraction due to which there is certain motion or that and or what we can say that name that name of force given to force of attraction which exists in between two bodies. कोई सा भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगे, यहां पे स्पेशल हम बात कर रहे हैं मासिव की, होने को चार्जेस के बीच में भी लग सकता है, लेकिन दो मासिव ऑब्जेक्ट्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाउंड होंगे या उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई कर रहा होगा उसको ही हमने नाम क्या दे रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, यहां तक की मेरी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, आपको ग्रेविटेशन का एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि ग्रेविटेशन एक ऐसा नेम है जो दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को दे रखा है हमने। तो व्हेनेवर एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज इन बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स, then this force of attraction is given the name gravitation. And if one of the object is earth with respect to any other object, then whatever force of attraction between these two, earth and any object, then this gravitation force has been given the special name gravity. ठीक है, so this is called the gravity force. तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कितनों को भी अच्छे से समझ में आया, थोड़ी बहुत ही कहानी। अच्छा, अब इसका कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री किस तरह से, कि कब से ये शुरुआत हुई, कैसे हुआ, किस तरह से ग्रेविटेशन पिक्चर में आया, ऐसा कुछ। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह आया वो मोस्टली अगर बात की जाए तो गैलीलियो, केपलर एंड न्यूटन, इनके थ्रू ये पूरा इस पिक्चर के अंदर आया है। ठीक है, तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट था वो हुआ अराउंड 1564 टू 1642। ही वाज द इटालियन फिजिसिस्ट। इटालियन फिजिसिस्ट क्या नाम है, गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो क्या उसका स्टेटमेंट क्या दिया इसने जब ऑब्जर्व किया तो कि जितनी भी बॉडीज हैं, कोई सी भी इररेस्पेक्टिव ऑफ द मासेस, कोई सी भी बॉडीज, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड by each other by some force of attraction that is called gravitation। ठीक है, और मोस्टली क्योंकि उसने जो एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए वो अर्थ पर किए, तो उसने अर्थ के लिए बोला, तो क्या उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसने स्टेटमेंट दिया कि all bodies irrespective of their masses are being attracted towards the earth, ये उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर एक कंक्लूजन दिया। आप समझ सकते हैं कि यही बेस है ग्रेविटेशन का, अभी जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है, ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। और उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत सारे किए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने इवन जो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू जो आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू इन एसआई सिस्टम वी नो दैट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो लिखते हैं, तो ये इसके आसपास की वैल्यू तक पहुंच चुका था। कुछ एक्सपेरिमेंट उसने किए लार्ज इंक्लाइन प्लेन पर, जब इसने किसी ऑब्जेक्ट को रोल डाउन किया तो ये जब इसके अंदर रोलिंग मोशन हो रही थी और ये रोल होता होता जब कहीं पे भी आ रहा था, तो ड्यूरिंग द मोशन इसके अंदर नीचे आ रहा है अपने आप, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बस यहाँ पे रख करके छोड़ दिया, और हमें इतना कॉमन सेंस से समझ में आता है कि नीचे रोल हो रहा होगा। तो रोल हो रहा है, इसका मतलब इसमें मोशन हुई तो किसी ना किसी फोर्स के कारण हुई। वो फोर्स कौन है, अर्थ का फोर्स है। अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स, इसके पास सीधे आने की जगह नहीं है, तो ये इसी इंक्लाइन प्लेन पर आएगा। तो यहां पर उसने देखा ये ऑलमोस्ट
एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, तो लार्ज इंक्लाइन प्लेन लिया, छोटे से पे तो होगा, लार्ज इंक्लाइन प्लेन पर लेकर के उसने जब वैल्यू निकाली इसकी, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो हम जानते हैं इस वैल्यू के आसपास आ रही थी। तो यहां से इसका एक लॉजिक निकला और एक्सपेरिमेंटली कुछ प्रूव हुआ, जो बाद में पता चला, उस टाइम तक ये पता नहीं थी, बाद में डिस्कवर हुई तो पता चला कि हाँ भाई गैलीलियो सही था, उसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक थे। अच्छा साहब, ये हो गया। अच्छा, इससे पहले अगर सबसे शुरुआती बात की जाए कि जो मोस्ट अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल था, तो मोस्ट अर्लीस्ट जो रिकॉर्डेड मॉडल था 2000 साल पहले, अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल लगभग कितने साल पहले, अराउंड 2000 ईयर अगो, आज से ऑलमोस्ट 2000 साल पहले की बात है, तब का एक रिकॉर्ड है। मतलब उस टाइम पे एक मॉडल हुआ करता था जिसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल, जियो बोले तो अर्थ, सेंट्रिक रिलेटेड टू अर्थ, तो इसके अंदर क्या माना गया कि इसमें जो अर्थ है जियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर, अर्थ को सेंटर माना गया, अर्थ एज अ सेंटर। क्या मीनिंग हुआ इसका कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, तो जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या बोला गया कि ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल मतलब जितने भी आकाश में, स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हैं, ऑल मूव, या इवन सन हो, ऑल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। तो जियोसेंट्रिक मॉडल ये था कि all the celestial objects like stars, planets, even sun move around the earth, सबकी मोशन अर्थ के अराउंड होती है। ये जियोसेंट्रिक मॉडल था। हालांकि अभी हमें पता है कि हम जो मोशन कंसीडर करते हैं वो किसको सेंटर मान के करते हैं, सन को, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले रिकॉर्डेड मॉडल है जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था, लगभग आज के 2000 साल पहले। हो सकता है उससे भी पुराने और कोई मॉडल रहे हो, लेकिन वो क्योंकि देखने को नहीं मिले, वो रिकॉर्ड हो सकता है डिस्ट्रॉय हो चुके हो। तो जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जो पता चला, वो 2000 साल पहले का है, सबसे अर्ली जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी बीच में कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोल सकते हैं कि सभी लोग, क्योंकि स्पेस में इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि आज भी साइंटिस्ट उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक इतनी मिस्ट्री है जो आज तक पूरी की पूरी सॉल्व नहीं हो सकी। तो शुरू से ये चीजें चली आ रही हैं। तो उस टाइम भी बहुत से लोग थे जो इस पर काम करते रहते थे। इसी तरह से एक आदमी था टॉलमी, उसने भी अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स बनाई थी। जैसे हम होता है ना, ये आपको एक टास्क दे दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि यार इसकी स्टडी करो और अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज करो। तो उसने एक कॉम्प्लिकेटेड स्कीम समझाई थी जिसके अंदर वो डिस्क्राइब कर रहा था यही प्लैनेटरी मोशंस को। तो टॉलमी ने किया। टॉलमी जो था वो इन्हीं मॉडल्स को लेकर के थोड़ा बहुत काम कर रहा था, और ये मॉडल थी और खुद अपनी कुछ थ्योरीज को उसने काम किया, और उसी की मॉडल की थ्योरी पर अराउंड अपने जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने भी काम किया। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, तो उन्होंने भी लगभग 400 साल बाद, इसके 400 साल बाद ऑलमोस्ट इसी तरह की कुछ थ्योरीज प्रपोज करी कि हाँ भाई, मेन थ्योरी ये थी कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर, जो उनके लिए पाथ पॉसिबल है मोशन का, दैट शुड बी सर्कुलर। क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो हमें हर एक स्टार, हर एक चीज उसी जगह पर नजर आती है, वो घूमती हुई। अगर हम अर्थ से देख रहे हैं तो सन हमें घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा, स्टार्स हमें घूमते हुए नजर नहीं आ रहे, तो कोई सी भी चीज घूमती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जो इन्होंने मेन स्कीम, जो इनका पॉइंट था, वो था कि द पॉसिबल मोशन फॉर ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज ओनली द सर्कुलर
मोशन। ये इनके कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस थे, और यही इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 400 साल बाद बताया कि हाँ भाई प्लैनेट्स की जो मोशन है वो एक्चुअल में सर्कुलर ही है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनसे भी आप अगर बात करें, अपने इंडियन मोस्ट एप्रिशिएटेड साइंटिस्ट बोल दीजिए, मैथमेटिशियन बोल दीजिए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने, ये 2000 साल पहले का है रिकॉर्ड, जियोसेंट्रिक। अब देखिएगा कि हमारा इंडियन बंदा कितना खतरनाक था। तो जो इंडियन, कौन इंडियन? आर्यभट्ट। इसने 5th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी एडी का मतलब पता है? जैसे भी 2021 चल रहा है, ऐसे 1900 वाला एरा था, ऐसे 400। सो 5th सेंचुरी का मतलब 401 टू 500, उस ईयर की बात कर रहे हैं। 401 वाले साल से 500 साल तक के एरा को बोलते हैं, ईयर्स को बोलते हैं 5th सेंचुरी एडी, है ना। आज से कितने साल पहले? 400 से 500 साल ईयर का नाम है ये। जैसे 1920 1920 ईयर का नेम है, ऐसे ही 401 टू 500 ईयर का नेम है। तो आज से लगभग कितने साल हो गए? 1500-1600 साल पहले। तो आज से 1500-1600 साल पहले जो इंडियन मैथमेटिशियन था, और उसको आप साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, उसने ऑलरेडी एक मेथड, एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। एंड दिस इज व्हाट, कि आज भी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इसमें यही चीज है। क्या है हेलियोसेंट्रिक मॉडल? इन विच सन was considered as center around which all the planets were moving. All the planets were moving. तो आप सोच लीजिए कि आर्यभट्ट ने 1500-1600 साल पहले ये चीज दे दी थी। रिकॉर्डेड मॉडल 2000 साल पहले का है, लेकिन वो जियोसेंट्रिक था, अर्थ को सेंटर मान के किया हुआ था। और आर्यभट्ट इंडिया का, उसने हेलियोसेंट्रिक यानी कि सन, जिसको हम बोलते हैं कि आज भी प्लेनेट की मोशन सन के अराउंड हम कंसीडर करते हैं, वो ये दे चुका था। जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक मॉडल आर्यभट्ट ने दिया था। इस आर्यभट्ट के जो इसने अपनी बुक्स वगैरह के अंदर ये सारा मॉडल जो मेंशन किया, उसके लगभग 1000 साल बाद, है ना, उसके लगभग 1000 साल बाद आया निकोलस टेस्ला नहीं, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, पॉलिश मॉन्क। सो आफ्टर 1000 years ऑफ आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट के 1000 साल बाद, ये कौन सा साल हो गया? 1400 से 500, सॉरी 400 से 500, इसमें 1000 ऐड कर दो। कौन सा एरा की बात चल रही है? 1400 टू 1500 की, है ना। तो इसी से थोड़ा पहले, तो उस टाइम पे आया पॉलिश मॉन्क, पोलैंड का रहने वाला पॉलिश मॉन्क, जिसका नाम है क्या? निकोलस कोपरनिकस। उसने भी यही वाली चीज बोली, और उसने अपना स्टेटमेंट दिया इसके 1000 साल बाद। ये इंडिया में था, ये पोलैंड का था। ठीक है, कम्युनिकेशन, मोबाइल्स वगैरह थे नहीं, तो कि सारी चीजें बहुत इजीली इधर उधर ट्रांसफर होती हो। आज तो नेट है, सब कुछ है, हम 2 मिनट के अंदर कहीं का भी पता कर सकते हैं। ये उस टाइम के एरा की बात हो रही है, तो उस तरह की मेंटेलिटी को सोचेगा। तो उसी के 1000 साल बाद पॉलिश मॉन्क कौन से ईयर में? इस वाले एरा के अंदर 1400 टू 1500 के अंदर, जो निकोलस कोपरनिकस था, उसने अपना डेफिनेटिव मॉडल दिया। डेफिनेटिव मॉडल क्या कहता है? यही कहता है जो आर्यभट्ट कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ, मूव अराउंड द अर्थ, सॉरी अराउंड द सन, यही बोलते हैं। लेकिन मॉन्क था, पोलैंड का था,
तो वहां के जो चर्च थे, क्योंकि मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी उधर है पोलैंड वगैरह में, तो जो चर्च है उन्होंने इसके इस मॉडल को डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन बाय चर्च, चर्च ने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन इस एरा के अंदर ही, ये अराउंड 1540 के बाद है, उस टाइम के बाद जब आगे इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो आया, तो उसने इस पॉलिश मॉन्क के बारे में सुना कि भाई हाँ ठीक है, इटली का था बंदा, तो पास में उस टाइम पे जब ये पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसको पता चला कि यार एक निकोलस नाम का आदमी था, उसने ऐसा ऐसा कुछ बोला था, उसने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। तो इट वाज सपोर्टेड बाय कौन? गैलीलियो। और इसने इसको लेकर के अपनी थ्योरीज और अपने बिलीव्स देना स्टार्ट कर दिए, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी हो गया। उसकी स्टेट में, इटली के अंदर उसके ऊपर केस भी चल गया, भाई तुम ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूशंस लग गए, तो केसेस फाइल हो गए। तो लेकिन अल्टीमेटली आपको पता ही है कि भाई बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसा कुछ हुआ, तो इसको गैलीलियो ने सपोर्ट किया, और यहीं पर इसने ये वाली चीजें तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी सही कि अर्थ की बात करें तो सारी चीजें अर्थ की तरफ गिर रही है, लेकिन जो निकोलस का स्टेटमेंट है कि सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अराउंड द सन मूव कर रहे हैं, इसको ये चीज थोड़ी सी सही लगी कि अर्थ पर हो सकता है अर्थ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स वाली जो चीजें हैं वो सन के चारों तरफ ही मूव कर रही, क्योंकि यहां पर कोई बेस था नहीं, प्रूव नहीं कर सकता था, इस वजह से उसके ऊपर केस फाइल हो गए। ठीक है साहब। फिर इसी टाइम, जो गैलीलियो का टाइम था ना, इसी टाइम की बात है, एक कहीं दूर डेनमार्क के अंदर एक बहुत अच्छा नोबल मैन, जिसको हम बोलते हैं ना कि जिनकी जयकारे लगते हैं, भाई बड़ा आदमी है ना, भूदेव सिंह। ठीक, तो उसी तरह का डेनमार्क का एक बंदा था, ठीक है, टाइको ब्राही, ठीक है, अराउंड 1540 टू 1601 ऐसा कुछ इसका एरा है, टाइको ब्राही। ये वो बंदा था जो काफी फेमस था डेनमार्क के अंदर, बहुत जेंटलमैन बंदा था, और इसने अपनी पूरी जिंदगी केवल छत के नीचे खड़े होकर, आकाश के खुले मैदान के नीचे खड़े होकर के केवल तारों को, स्टार्स को, प्लैनेट्स को देखने में निकाल दी विद नेकेड आइज। पूरी जिंदगी केवल ये सारी चीजों को आंखों से देखता रहता था, और डेली हर चीज देखता, पूरी रात भर देखता रहता था, और उनको रिकॉर्ड करता रहता था ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक के अंदर। तो साहब ये जो टाइको ब्राही था, इसने अपनी ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ recorded the observation, entire life spent in recording the observations। कौन सा ऑब्जर्वेशन? ये प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेटरी मोशंस बाय नेकेड आइज। खुली आंखों से देखते हुए इसने अपना पूरी जिंदगी निकाल दी, और उन डेटा को ये कंपाइल करता रहा, मतलब अपनी डायरी में नोट डाउन करता रहा। अच्छा, अब इसकी तो जिंदगी इसने निकाल दी, इसको असिस्ट किया, 1540 से 1601 की बात है, इस टाइम पे बर्थ हुआ, इस टाइम पे डेथ हुई है ना। इसको जो असिस्ट कर रहा था, तो इसका जो असिस्टेंट था वो था साहब जोहान कैप्लर, है ना। इसको इसने असिस्ट करना स्टार्ट किया, ये हुआ कब था? 1571, यानी कि इसके आसपास ही, गैलीलियो के आसपास ही, टू 1640 बोल देते हैं, या 1640, इस एरा में ये भी रहा जोहान कैप्लर। इसको फैसिलिटी क्या मिली कि जिस टाइम पर ये अपनी जवानी में रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम ये पैदा हुआ था। तो जब ये बड़ा हुआ और इसने इसको असिस्ट करना चालू किया, तब तक इसने काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रखा था, डेटा कंपाइल कर दिया था। तो जब वो मरा, तो अपने असिस्टेंट को वो डायरी दे गया। उस डायरी के बेस पर ये जो जोहान कैप्लर था,
उसने उन डेटास को कोशिश तो कर ही रहा था, उसको इतनी चीजें तो समझ में आती थी कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो जब वो सारा डेटा उसने अच्छे से एनालाइज किया, तो बेस्ड ऑन द कंपाइल्ड डेटा, based on the analysis of compiled data, किसका कंपाइल्ड डेटा? टाइको ब्राही का कंपाइल्ड डेटा। ही एक्सट्रैक्टेड 3 लॉज, उसने 3 सारे डेटा से एक्सट्रैक्ट किए पूरी उसकी समरी से, जिनको बोला जाता है आज की तारीख में केपलर्स लॉ, Kepler's law of planetary motion. So he gave 3 laws of planetary motions. और इन्हीं को क्या बोला जाता है? Kepler's laws of planetary motion. ठीक है, these are called the Kepler's law of planetary motion. अच्छा, इतनी सारी चीजों के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात, फिजिक्स अधूरी, ऑलमोस्ट ही अधूरी सी लगती है जब तक साला एक साइंटिस्ट कहीं पे घुस ना जाए। कौन है वो? न्यूटन, वेरी गुड। तो न्यूटन बड़ा काबिल और शातिर बंदा, वो इनके बाद में आया था, इन सब के बाद में, अराउंड मतलब यही 1600 के आसपास का उसका एरा था। तो एक दिन वो, जब वो 1600 के अंदर आया, तो इसको ये सारी चीजें पहले से बताई थी, यानी कि केपलर्स लॉज मार्केट में आ चुके थे। तो न्यूटन was knowing all these things, knowing all these facts. ठीक है, ये केपलर्स के लॉज वगैरह ये सब इसको पता चल चुके थे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। एक दिन अराउंड 1665 की बात है ना, ये तो सबको पता है। एप्पल गिरा, कब गिरा? 1665 में। पेड़ के नीचे बैठा न्यूटन, नींद निकाल रहा था, हो सकता है सुस्ता रहा हो, नैप ले रहा हो। एप्पल गिरा उसके ऊपर, उसने देखा एप्पल को, बड़ा खुश हुआ कि खा लिया जाए। फिर उसने सोचा साला एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये सारी चीजें उसके माइंड में चली रही थी। उसने अपने घर के अंदर गया, सारी चीजों को ऊपर फेंकना चालू किया, उसने देखा सब कुछ नीचे गिर रहे हैं। गैलीलियो वाज राइट। अच्छा, इसका मतलब हर एक के बीच में कोई ना कोई, अच्छा, प्लेनेटरी मोशन के बारे में निकोलस कोपरनिकस का स्टेटमेंट, और फिर इधर से कौन, टाइको ब्राही आ गया, केपलर्स लॉ आ गए, प्लेनेटरी मोशन से मूविंग अराउंड द सन। अरे बेटा, इसका मतलब हर जगह अगर देखें तो एक चीज है कॉमन, चाहे वो सन प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा हो या एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही हो, कोई सी भी चीज हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो चाहे स्ट्रेट मोशन हो टुवर्ड्स अर्थ, है साला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। एंड दैट्स व्हाई द ग्रेट लॉ ऑफ क्या, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय न्यूटन। ये कहानी थी ग्रेविटेशन, कितनों को अच्छे से समझ में। यहां से फिर ये ग्रेविटेशन और न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया। ये सारी कुछ इसके पीछे पिक्चर थी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली?